कोरोना ने कर रखा है परेशान। बिना सैनिटाइजेशन के तो अब रहा ही नहीं, लेकिन हर चीज पर तो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सब्जी, फल, अखबार, ऑफिस फाइलें, मास्क, लिफाफे, घड़ी, चश्मा जैसी हर चीज जिस पर लिक्विड सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयोग कीजिए यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, जिसमें हर चीज बिना गीली हुए सैनिटाइज हो जाती है। इस बॉक्स की खूबी है कि ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है और इसे आईआईटी के इंजीनियरों ने बनाया है। तो जल्दी अपने घर और ऑफिस में ले आइए रक्षक यूवी फिल्टर बॉक्स और हो जाइए निश्चिंत। नमस्कार, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। भारत की सरकार का राजकोषीय घाटा फिलहाल 6.45 लाख करोड़ रुपए का है। इसका मतलब है खर्चा बहुत ज्यादा और कमाई कम। खर्च और कमाई के बीच में 6.45 लाख करोड़ का अंतर है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने तय किया है कि वो अपनी कंपनियों यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश करेगी। विनिवेश समझते हैं ना? विनिवेश मतलब उसके शेयर्स प्राइवेट लोगों को बेचेगी और इतने बेचेगी जिससे कंपनी का मालिकाना हक भी बदल जाएगा। तो यह है सूचना। अब जरा इसके विस्तार में चलिए। सरकार की सूची में सिर्फ खस्ताहाल कंपनियों के नाम होते तो शायद इतना हंगामा ना होता, लेकिन इस सूची में भारी मुनाफे में चल रही भारत पेट्रोलियम और एलआईसी जैसे कंपनियों का नाम होना चौंकाता है। यह जो विनिवेश शब्द है सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इसका शुद्ध मतलब है बेच देना। जनता की जमा पूंजी से खड़ी की गई अच्छी और सफल कंपनियों को कॉरपोरेट्स के हाथों सौंप देना। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार देश में विनिवेश मंत्रालय ही गठित कर दिया गया था। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो विनिवेश धड़ल्ले से जारी है, सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है। फिलहाल 23 कंपनियां ऐसी बताई जा रही हैं जिनको विनिवेशित कर दिया जाएगा, यानी कि जिन्हें निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा। बदले में सरकार को कोई 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और वो 2 लाख रुपए करोड़ से अपना घाटा पूरा करेगी। सुनने में तो ठीक वैसे ही लगता है कि अगर कोई खस्ताहाल घर होता है तो अपनी विरासत की पूंजी को बेचता है, अपनी जमीनों को बेचता है, अपने मकानों को बेचता है और मकान उसके से अपना कर्जा चुकाता है या फिर जो करना होता है करता है। तो कुछ ऐसा ही सरकार भी करने जा रही है। इस पूरे खेल के कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। मुनाफे में चल रही थी अभी एक कंपनी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। पिछले 5 सालों में अचानक वो घाटे में आने लगी। उसका घाटा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें साजिश है, कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं साहब, सरकार मैनेज नहीं कर पाती है प्राइवेट चीजों वो कंपनियों को, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं। तो नतीजा यह है कि पवन हंस फिलहाल घाटे में है और सरकार कह रही है कि घाटे की कंपनी है तो बेच देंगे। ठीक है साहब। दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी जो भारत की है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, उसको सऊदी अरब और अमेरिका की कंपनियां खरीदने के लिए लगी हुई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख सरकार ने 31 जुलाई तय कर दी है, यानी 2 दिन बाद। लेकिन मामले के जानकारों का यह भी कहना है कि मुकेश अंबानी वाली कंपनी जो है रिलायंस पेट्रोलियम, यानी अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कह लीजिए, वो भी इस दौड़ में आगे है और शायद कुछ शर्तों को आगे पीछे करने का मामला है, जिसकी वजह से पहले भी 2 बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का टाइम बदला गया है। एलआईसी, सरकार के सबसे कमाऊ पूतों में से एक एलआईसी। सरकार जब जब गाढ़े में फंसी, गाढ़े वक्त में फंसी, ओएनजीसी को बचाना था तो एलआईसी ने दिल खोल के पैसा दिया। आईडीबीआई बैंक को बचाना था तो सरकार एलआईसी ने दिल खोल के पैसा दिया। लेकिन अब खुद एलआईसी बिकने को तैयार। रेलवे के बारे में अब बातें धीरे धीरे साफ होती जा रही है।
तो जरा देखिए कुछ तस्वीरें और सुनिए कुछ बातें, फिर करेंगे बात। An Atmanirbhar Bharat needs a coherent policy. All sectors will be open to private sectors also. Public sector enterprises will continue to play an important role in defined areas. We need a coherent policies because sometimes you opened up some sectors in piecemeal. This sector is open, but not that. That sector has always been with public sector, it shall be with public sector. It's never available for others. So we are coming up with a coherent policy wherein private sector will be allowed to participate in every sector available, but of course public sector will continue, and they will continue to play a very critical role. The power distribution companies in union territories shall be privatized. रेलवे, सरकारी बैंक, इतनी पोजीशन खत्म हो रही। पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं, प्राइवेट ट्रेन भी विदेशी चलाएंगे, और सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता है रेलवे, उनको उसको भी डिजिटल डिसइन्वेस्टमेंट यानी 12% शेयर्स। आप उसको फिर नया हेडलाइन दे दो कि प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं, रेलवे में किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। अगर कोई इस प्रकार की बात करते हैं तो वो गलत प्रचार है, और उसमें आप में से कोई भी गलत प्रचार में प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट। आईआरसीटीसी के 12-12.5% शेयर मार्केट में देके उसको लिस्ट किया जाए। आखिर आईआरसीटीसी आप सबकी संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति है, उसका सही वैल्यू हो, उसका भागीदारी भारत के सब हमारे निवेशकों को मौका मिले उसमें भागीदारी करने का। तो आपने देखा निर्मला सीतारमण समझा रही हैं, देश के वित्त मंत्री हैं, और पीयूष गोयल की जो बात आपने सुनी ना, जो वो समझा रहे थे कि आप हेडलाइंस बना देंगे कि निजीकरण है, ये 2019 की बात थी। ये उनकी बाइट 2019 की थी, और उसके बाद जो उनका ट्वीट था वो ताजा ट्वीट था। दोनों के बीच में 1 साल या कुछ महीनों को आप मान लीजिए, तो इन कुछ महीनों में मंत्री जी की जुबान बदल गई, उनकी नीतियां बदल गई। कई सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर ये कसरत हो क्यों नहीं रही है? क्या सिर्फ घाटा पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता और नहीं बचा है? सवाल यह है कि किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रोजगार सुरक्षा का क्या होगा? क्योंकि मैनेजमेंट बदलेगा तो नियम भी बदलेंगे। तो आज करेंगे इसी पर बात, और आज बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं परिचय करा दूं आपका। विवेक अवस्थी जी हैं, इंडियन पीएसयू नाम का एक न्यूज ग्रुप है, उसके एडिटर हैं। विजय कुमार बंधु हैं, लंबे समय से कर्मचारी हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के, स्कूली शिक्षकों की मांग को लेकर के लड़ते रहते हैं। और शैलेंद्र दुबे हैं, ट्रेड यूनियन के बड़े नेता हैं, ढेर सारे ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं। प्राइमरली तो इंजीनियर हैं, बिजली विभाग में इंजीनियर थे और बिजली विभाग के लोगों की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अब इन्होंने अपना विस्तार किया है, दूसरी ट्रेड यूनियंस के साथ भी आप संघर्ष कर रहे हैं मिलकर। सबसे पहले दुबे जी, लोगों को पहले यही समझा दीजिए कि ये चल क्या रहा है, और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से इस कोविड-19 महामारी के दौरान, इस संक्रमण के दौरान निजीकरण की बातें हो रही हैं, तो उनका अपना एजेंडा है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, आपदा को अवसर में बदलना। आपदा क्या है? महामारी है, पूरी मानव जाति पर आपदा है, भारत में खास करके, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर हैं, उनकी बहुत कमजोरी है। और अवसर क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
और नवरत्न और महानवरत्न कंपनियां उनको बेचने की घोषणा होती है। और यह घोषणाएं इसी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई। अभी आपने निर्मला सीतारमण जी का वीडियो दिखाया, उनकी घोषणाएं दिखाया। मैं तीन क्षेत्र की बातें कहना चाहता हूँ मोटे तौर पर, बहुत सूत्र रूप में। 1948 में जब भारत का संविधान भी नहीं बना था, तब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में, ब्रिटिश पीरियड में निजी क्षेत्र में जो बिजली कंपनियां थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के जरिए उनको टेक ओवर किया गया, उनका अधिग्रहण किया गया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने, जिससे आज पूरे देश में घर घर तक बिजली पहुंची है, गांव गांव तक बिजली पहुंची है और हरित क्रांति का सपना साकार हुआ है। दूसरा, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना होता तो जो आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, यहाँ तक कि वेंडर, ठेले लगाने वाले, उसको भी बैंक से ऋण मिले हैं, या केवल राष्ट्रीयकरण की वजह से मिला। और तीसरा सेक्टर 1971 में कोल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण न किया जाता तो कोयले से चलने वाले जो उद्योग हैं, खास करके भारत का बिजली उद्योग, वह आज इस स्थिति में ना होता। पूरे देश में बिजली की स्थापित क्षमता आज 3,70,000 मेगावाट और बिजली की मांग 1,80,000 मेगावाट। मांग से दुगुनी क्षमता की बिजली घर ये कोल सेक्टर के राष्ट्रीयकरण की वजह से ही स्थापित हुई। इनका सबका निजीकरण हो रहा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का निजीकरण अभी सुनवाया आपने, निर्मला सीतारमण जी ने कहा यूनियन टेरिटरीज के निजीकरण की घोषणा किया। कौन है यूनियन टेरिटरी? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की लाइन हानियां कितनी है? 8% लाइन हानियां हैं चंडीगढ़ की, सिंगल डिजिट में। भारी कमाई वाली जगह है चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, पांडिचेरी, 12.5% लाइन लॉसेज है, भारी कमाई की जगह है। तो इसका नुकसान उठा रहा है पब्लिक सेक्टर, या पब्लिक सेक्टर मुनाफा उठा रहा है, इससे ताल्लुक नहीं है। निजीकरण का ताल्लुक केवल एक परिभाषा से है, प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट्स एंड नेशनलाइजिंग द लॉसेस। यानी जो मुनाफा है उसका निजीकरण और जो घाटा है उसका राष्ट्रीयकरण। तो मुनाफे का निजीकरण, यह आपदा को अवसर में बदलने के लिए इस समय को चुना। ठीक, बिल्कुल। अभी और बात बढ़ेगी। विजय कुमार बंधु जी, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं। पहले पुरानी पेंशन बहाली की मांग आप कर रहे थे, आपका संगठन कर रहा था, क्योंकि सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी। तो सरकार पेंशन तब देती थी जब सारी सेवाएं सरकारी व्यवस्था के भीतर थी। अब तो सरकार ने तय कर दिया है कि जो 51% मालिकाना हक है वो किसी दूसरे को दे देंगे, तो अब आपकी लड़ाई तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। कर्मचारियों के हित को लेके क्या संकट आने वाला है, जरा ये समझा दीजिए। आपका सवाल बहुत बढ़िया है और आपको इस गहन मुद्दे पर, ये गंभीर मुद्दे पर इस डिबेट को करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सवाल आज है जो मेन मीडिया है वो कहीं न कहीं मेन मुद्दों से बाहर जा रही है। ऐसे में भूमिकाएं आप सबकी बढ़ जा रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जो दो सवाल आपका आया, दोनों सवाल बड़ा गंभीर है। जैसे पेंशन को लेकर चर्चा किया कि पेंशन आज जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसकी लड़ाई ही खत्म की ओर हो जाएगी। ये बात बहुत सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब नौकरियां नहीं रहेंगी, सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी, तो फिर पेंशन का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सरकार जिस आधार पर चीजों को कर रही है। हम जब गरीब थे, मेरा देश गरीब था, 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास खाद्यान्न तक की समस्या थी। उस समय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी गई। पेंशन कोई आज की चीज नहीं है। मुगलों के जमाने में जब सब कुछ ले लिया जाता था, राजपाट ले लिया जाता था, यहाँ तक जब रंगून भेजा गया मुगल बादशाह अंतिम को, तो उसके बाद भी उनको पेंशन दी गई, चाहे ब्रिटिश राज में, चाहे मुगल राज में हो और चाहे आजादी के बाद। और हम क्या करें, आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं। जब हम गरीब थे, हमारे पास खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं, तब हम पेंशन की व्यवस्था कर ले रहे हैं और आज हम दुनिया की तीसरी चौथी महाशक्ति बनने का दावा करते हैं। उस दावे में आप जब आर्थिक महाशक्ति तो बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। पहला सवाल तो ये पूरी तरह से पेंशन का या जो और चीजें बताई जा रही, सरकार सरासर झूठ बोल रही है।
देश की जनता से सरासर झूठ बोल रही है। पैसे की कोई समस्या नहीं है इस देश के अंदर, सिर्फ नियति का सवाल है। राजनेताओं की नियति खराब है उनकी सुविधाओं के लिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कहता हूं, अगर मेरे पेंशन के लिए खतरा है तो इस देश का MP MLA 3-3 4-4 पेंशन क्यों ले रहा है? किस नैतिकता से वो बात हमसे कहते हैं? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। घर का गार्जियन 4 पेंशन लेता है, उसका कर्मचारी कहता है उसके लिए पेंशन के पैसे नहीं है। झूठ बोला जा रहा, सफेद झूठ बोला जा रहा। दूसरी बात, जो समस्या नौकरियों को लेके आ रही है, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारों की बाढ़ है। एक दृश्य देखें, एक तरफ बेरोजगारों का बाढ़ है, दूसरी तरफ सरकारी पद खाली हैं। दोनों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर बेरोजगारियों का बाढ़ है तो सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? ये समस्या होती कि सरकारी पद नहीं है तो बेरोजगारी समझ में आती। सरकारी पद खाली पड़े हुए, हर दिन पेपर में स्टेटमेंट का इस विभाग के पद खत्म किए जा रहे हैं। अभी इंजीनियरिंग संघ का तमाम सारा पद आया, माध्यमिक तमाम सारे शिक्षा के पद आए, हर रोज पद खत्म। क्यों भाई? जब देश में पढ़े लिखे लोग, योग्य लोग, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं और आप पद क्यों खाली खत्म कर रहे हैं? और दूसरा चीज कहना नहीं चाहिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, बहुत क्रोध लोगों के अंदर है। आप अपने MP MLA के पद बढ़ा लेते हैं, एक विधायक नहीं मंत्री को शपथ दिला देते हैं, और हमारी पोस्टें 2-2, 4-4, 5-5 साल से खाली पड़ी हुई हैं, आप उसको भर नहीं पाते हैं। MP MLA का एक भी दिन सीट खाली नहीं सकती, नियम के तहत चुनाव कराने में जो टाइम लगे, बस एक भी दिन नहीं खाली रह सकती। और बेरोजगारों की नौकरी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार। दूसरा एक सवाल और, अभी आपने कहा कि संकट क्या, संकट बहुत बड़ा आने वाला है, संकट बड़ा आने वाला है। अगर हम सब एकजुट नहीं हुए तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था राजनेताओं ने अपने लिए बना रखा है वो खत्म जाए। बिल्कुल सही बात है। और ये संकट बढ़ाने वाला, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ गए। अभी हम अपनी बात की शुरुआत में ही है और देखिए ये गुरमुख जी कह रहे हैं कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों को हलाल किया जा रहा है, देश के कीमती गहने बेचे जा रहे हैं। और भी कमेंट्स हैं। शोभित जी का कमेंट है कि संसद भी अंबानी के हाथ में जाएगी, निजीकरण मुर्दाबाद। जाहिर सी बात है कि ये जो लोग हैं, अमरनाथ मिश्रा कह रहे हैं कि द वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। ये जो लोग हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इस पूरी स्थिति से बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आप देखिए कि सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट टिप्पणी आई, प्रधानमंत्री के ऊपर भी बात आई। ये अमर्त्य श्रीवास्तव जी कह रहे कहीं तो झोल है प्रभु। तो विवेक भाई जरा ये बता दीजिए, झोल है कहाँ? ये हो क्यों रहा है आखिर? मतलब पॉलिसी क्यों है? उत्कर्ष जी, हम एक बार को ये बात मानने तैयार हैं कि देश इस समय पोस्ट कोविड एक बड़े आर्थिक संकट की घड़ी से गुजर रहा है। चलिए हमने बात मान ली कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमें अपनी तमाम चीजों के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। और जाहिर सी बात है, अगर आपको बेचना है तो बिकेगा वही जो अच्छी चीज होगी, वो बिकेगी। BPCL है, सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर है, उसको आप बेचने की बात कर रहे हैं, उसको खरीदने वाले आएंगे, लाजमी सी बात है। वहीं एयर इंडिया को आप देख लीजिए, सालों साल से उसको बेचने की कोशिश हो रही है और कोई भी नहीं आया है, और लगता भी नहीं है कि एयर इंडिया को कोई बहुत जल्दी कोई बायर मिलेगा। लेकिन वहीं पर आप एक संस्था है जिसको उठा के देखें, प्रसार भारती, जिसके अंडर दूरदर्शन आता है। 43 चैनल्स हैं उनके पास, नेशनल, रीजनल, सब मिला के। और वो क्या काम कर रहा है? केवल सरकार के भोंपू की तरह बज रहा है। उसमें जो भर्तियां होती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम है कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। बीच में बात हुई कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया जाएगा, इससे सरकार के पैसे बचेंगे। वो अभी तक चर्चाओं में ही है और कुछ नहीं हुआ है। अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा, आप एक पत्रकार की हैसियत से मुझे ये बताइए कि संस्कृत क्या आप बोलते हैं, या आप लिखते हैं, या आप समझते हैं, या आपके घर में बोली जाती है? इसका जवाब दें, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हाँ, बहुत बहुत कम ऐसे लोग, शायद रेयरली ऐसा कुछ होगा जो लोग ये करते हैं, अदरवाइज तो कोर्स के बाहर है नहीं। जी, तो हमारा दूरदर्शन जो है वो एक डेड लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, चाटुकारिता के लिए। केवल प्रधानमंत्री के मन की बात को संस्कृत में लोगों को सुनाया जा रहा है प्राइम टाइम पे। अगर ये चाटुकारिता नहीं है तो क्या है?
दूरदर्शन के पास, आपको दूरदर्शन जरूरत क्या है? आपको ऑल इंडिया रेडियो की जरूरत क्या है? आपको प्रसार भारती की जरूरत क्या है? इतने अच्छे एसेट्स हैं, इतने प्राइम लैंड्स हैं, अगर आपके पास पैसे की किल्लत है, कमी है, उसको उठा के बेचिए, दीजिए उसको निजी हाथों में। लेकिन आपको अपना प्रोपेगेंडा का एक इंस्ट्रूमेंट बड़ा अपने हाथ में चाहिए, इसलिए आप उससे हाथ धोना पसंद नहीं करेंगे। तो अब क्या बिकेगा? बिकेगा बीपीसीएल, बिकेंगे बड़े बैंक्स की आप बात करिए, 22 बैंक थे कुल नेशनलाइज्ड 22 बैंक थे राष्ट्रीयकृत, 22 को आपने कम कर दिया। उसके बाद आपने कहा कि इसमें से हम 12 में से 7 बेच देंगे और 5 रख लेंगे। अरे भाई क्यों रख लेंगे? और आपको यही एक्सरसाइज करनी थी तो आपने विलय का ये सब किया क्यों, ये सब खेल? तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, बुद्धि के परे है जो हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप ही की बात से निकल रही है कि देखिए बैंकों के विलय को अगर हम यही एक अभी बात करते हैं उसके ऊपर कि पहले विलय करके उसको कंसोलिडेट किया, 12 में किया, अब तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ खास जगह पे कुछ फायदा, कुछ कंफर्टेबल चीज बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई कोई बायर है उसको 4 जगह जाके सामान खरीदना हो, इससे बढ़िया है कि पहले 4 को मिला के 1 कर दो और उसके बाद 1 जो है आसानी से बिकेगा भी और खरीदने वाले को भी मजा आएगा। तो कुछ पॉलिसी के भीतर कहीं कुछ इस तरह की चीज, क्योंकि देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं पवन हंस को स्टडी कर रहा था, ये आपने बैंकों की बात की, मैं पवन हंस को स्टडी कर रहा था। पवन हंस एक ऐसी संस्था थी जो बेसिकली प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स में जा रही थी, वो एनजीसी को सपोर्ट कर रही थी, बहुत मुनाफे में थी। अभी आपने ही आज एक खबर की है, मैं उसको देख रहा था कि देहरादून में भी ऑपरेशन शुरू किया है पवन हंस ने। जी जी। तो देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी जो सरकारी थी, मुनाफे में थी, पिछले 5 सालों में अचानक घाटे में आने लगी। देखिए उत्कर्ष जी, यहाँ पे मैं कहूंगा कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जो विलय हुआ उसके पीछे की कहानी आप देखिए। सरकार दर सरकार ने एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। पहले आपने एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया, विलय करने के बाद आपने जो सबसे बेकार रूट और सबसे बेकार टाइमिंग्स थे वो आपने एयर इंडिया को दे दिए, और जो क्रीम था उसका शेड्यूल का, चाहे वो डेस्टिनेशन हो चाहे वो टाइमिंग्स हो, वो आपने दे दिए प्राइवेट प्लेयर्स को। अब वही एयर इंडिया को आपने अगर एक थका सा सेक्टर दे दिया, खराब सा टाइम दे दिया, तो अगर 10 पैसेंजर्स भी होंगे तो भी उसको उड़ना पड़ेगा। इसलिए एयर इंडिया की स्थिति ऐसी है। रेल उसी रास्ते पे चल पड़ा है, और जिस तरह हमारी रेल को लेके लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, यूनियन के बड़े लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, उनका यह भी मानना है कि ये एक पहल है भारतीय रेल को एयर इंडिया की राह पर चलाने की, क्योंकि इस तरह से आप अगर अच्छी सर्विसेज जो है, जो सुपर फास्ट ट्रेन हैं आपकी, जो बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेनें हैं, उनको आप उठा के दे देंगे निजी हाथों में, और जो बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन हैं और साधारण गाड़ियां हैं वो रेलवे के पास रहेंगी। तो अब आज की तारीख में आदमी किस पे चलना पसंद करेगा? जाहिर सी बात है कि वो आदमी चलना पसंद करेगा प्रीमियम ट्रेन पे, प्रीमियम सर्विस मिल रही होगी, और वो रेलवे नहीं दे रहा होगा, प्राइवेट प्लेयर दे रहे होंगे। तो रेलवे भी एयर इंडिया की राह पर चल देगा, जैसे ये 140 150 ट्रेनें जो है ये निजी हाथों में सौंपी गई। दुबे जी, विवेक भाई ने बड़ा क्लियर समझा दिया सिनेरियो। इसी बीच में एक उदाहरण आता है और बीएसएनएल का। बीएसएनएल वो संस्था है जिसने जो टेलीकॉम में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा उसका आधार भी था, और बीएसएनएल सरकार की कंपनी थी, उसको प्रिविलेज भी मिल रहे थे। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि कैसे बीएसएनएल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको कहा गया कि भाई 4G में आप नहीं जाएंगे। तो बीएसएनएल जब प्राइवेट प्लेयर्स 4G और 5G की बात कर रहे थे तो बीएसएनएल 3G में चल रहा था। तो उसकी पॉलिसी तो सरकार के लोग बना रहे थे, और आज बीएसएनएल को आप कह रहे हैं कि नाकारा है, नालायक है, और उसको भी लोगों को कह दिया कि भाई बीआरएस ले लो और निकलो और हम इसको भी लिक्विडेट कर देंगे। आप बिजली यूनियन में बहुत लंबे टाइम तक आपने बिजली विभाग में काम किया है, आपने खुद बताया कि चंडीगढ़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो बहुत मुनाफे में है। बिजली कंपनियां तो मुनाफे में रहेंगी क्योंकि कंज्यूमर तो है उसका, तो बजाय मैनेजमेंट ठीक करने। अच्छा, इसी के साथ यूपी की बात जोड़ दूं, आगरा में जो प्राइवेट कंपनी बिजली वितरण का काम करती है उसके खिलाफ आए दिन प्रदर्शन आगरा में हो रहे। 4 दिन पहले
बंबई में रिलायंस के पास डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, तो रिलायंस की सर्विसेज को लेके बंबई के लोग परेशान थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार ये काम सिर्फ पैसा, इस वक्त क्राइसिस है, बड़ी पैसे की बड़ी तंगी है इसलिए ये काम कर रही है, या इसके पीछे कहीं कुछ जोल जाल है? नहीं, यह पैसे की कमी के कारण से नहीं है। हमारा 5 इंटेंशंस हैं, नीति भी गलत है, नियत भी गलत है। मैं दोनों पर सवाल खड़ा करता हूँ, क्योंकि बेचा क्या जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा जा रहा है, और कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जैसे रेलवे की बात करें, रेलवे में रेल की पटरी किसकी है, इंजन किसका है, ट्रेन किसकी है, डिब्बे किसके हैं, सिग्नल किसके हैं, ये सब तो रेलवे के हैं। लेकिन इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से प्राइवेट ऑपरेटर्स को मुनाफा कमाने का काम दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब सरकार का है, रेलवे का है। इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, आप दिल्ली की बात ले लीजिए, दिल्ली का निजीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह सरकार का है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, आपने अभी आगरा की बात की, आगरा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का 25 साल के लिए टोरेंट कंपनी को, अहमदाबाद की कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड ओवर किए जा रहे हैं, और मुनाफा कमाने का काम केवल वह निजी क्षेत्र के पास है। तो यह पैसे की कमी के कारण से अगर हो रहा है, तो मेरा बड़ा सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों फ्री दिए जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि निजी कंपनियों को, निजी ऑपरेटर्स जो है टेलीकॉम के, उनको हम राहत नहीं देंगे। वह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है BSNL का, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वह पैसा कमाने के लिए, उसका ग्रास रेवेन्यू नहीं दे रहे। और यह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारती एयरटेल है, वोडाफोन है, और यह सारी कंपनियां हैं, 1,47,000 करोड़ रुपए का उनको भुगतान करना है। तो अगर पैसे की कमी है, तो मेरा बहुत विनम्र सवाल यह है कि यह धनराशि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाती है केंद्र की सरकार? क्यों कहती है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को राहत दे दी जाए, उनको रियायत दे दी जाए? उनसे ये पैसा वसूलना चाहिए ना, अगर पैसे की कमी है। अगर पैसे की कमी है तो 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देखिए, जो बिजली हम बेचते हैं टोरेंट कंपनी को आगरा में, और टोरेंट, आगरा और कानपुर की तुलना कर ले, कानपुर एक मरता हुआ औद्योगिक शहर है, आगरा एक उभरता हुआ शहर है। होटल आगरा में जितने हैं 5 स्टार होटल, उतने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। आगरा चमड़ा उद्योग का गढ़ है, और आगरा में जितना पैसा टोरेंट कंपनी देती है पावर कॉर्पोरेशन को, वह 1.5 रुपए प्रति यूनिट कम है कानपुर की तुलना। तो यह गलत समझौते करना, फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर देना, तो इसलिए इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि यह पैसे की कमी की वजह से हो रहा है, यह गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निजीकरण की बात हो रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने जो रक्षा उत्पादन है इस देश का, वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर पूरी तरीके से निर्भर है, और इन सब का निजीकरण किस नाम पर किया जा रहा है? बड़ी अजीब सी बात है, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर किया जा रहा है। यह भारत आत्मनिर्भर कैसे हो जाएगा इस मामले में? भारत तो आत्मनिर्भर PSU से, जो नवरत्न कंपनियां हैं, महानवरत्न कंपनियां हैं, उनकी वजह से। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, एक आखिरी पॉइंट, अगर निजी क्षेत्र की कंपनियां अच्छा काम करती हैं, तो नागरिक उड्डयन की बात कर लीजिए, किंगफिशर क्यों बंद हुई, जेट की कंपनी क्यों बंद हुई, एयर इंडिया तो अभी भी विदेश से लोगों को ला रही। इस महामारी के दौरान अगर कोई काम कर रहा तो एयर इंडिया काम कर रही, और वह लूट के भाग गए। अब देखिए, ये अभिनव श्रीवास्तव, अमित गुप्ता कह रहे हैं कि जितनी सस्ती भारतीय रेल, दिल्ली मेट्रो एवं अन्य सरकारी कंपनियां सेवा दे रही हैं, उतनी निजी कोई नहीं दे सकती। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि भाई निजी, हमने देख लिया कि जो प्राइवेट ट्रेन चल रही है वो किस तरह से उसके किराए किस तरह से बदल रहे हैं, और सरकारी ट्रेनों के किस तरह से बदल रहे हैं। एक विजय जी, लोग ये कहने लगे हैं, मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अब VRS के लिए प्रेशर बनने लगा, रेलवे में भी VRS, बैंकों में भी VRS, BSNL में तो VRS है ही। आप शिक्षक यूनियन के साथ जुड़े हैं, आप देख रहे हैं कि जो स्ववित्त पोषित जो टीचर्स हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं किसी की है, मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है। तो ये जो रोजगार का सवाल है,
पूरा हर सरकार बैठा हो, प्रधानमंत्री बैठा हो, बोलेगा मैं 2 लाख रोजगार सृजित कर दूंगा। मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो वो बता रहे हैं कि हमने 9 लाख कर दिया और 18 लाख और कर देंगे। मतलब जो फिगर उस दिन सामने आ गई वो आ गई। इसके बाद ये दोनों बातों के साथ मैं सिर्फ 2 कमेंट्स आपको और दिखा दूं और आपकी बात होगी। एक तो मनमोहन दुबे कह रहे हैं कि निजीकरण देश हित में नहीं, इससे देश के युवाओं को ठगा जाएगा और शोषण की लिस्ट लंबी होगी। और गुरमुख जी कह रहे हैं कि हर आपात स्थिति में पब्लिक सेक्टर ही काम आता है। तो रोजगार के परिदृश्य को लेकर के जो बात है उस पर आप अपनी बात जरूर रखिए, क्योंकि वो सवाल उठाना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर रोजगार की बात हम करें तो इस देश में इस दौर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है, पूरे देश का आंकड़ा जो बता रहा है, सबसे ज्यादा आ गया। ये सवाल गंभीर है, क्यों आ गया? प्रधानमंत्री जी हमारे कहते 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। कहते हुए दुख हो रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देने के प्रति हर साल 2 करोड़ रोजगार चले गए हैं। और ये बात ये नहीं कि कोई ऐसे ही कह दिया, ये आंकड़े आ रहे हैं और आंकड़ों को आप धुंधला नहीं सकते। जो दौर आया है ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की कलाबाजी में नहीं जाएगा, देश का बौद्धिक वर्ग देख रहा है। दूसरा ये सवाल रोजगार का आ रहा है, हर व्यक्ति पूरे दुनिया का सबसे युवा देश है भारत। प्रधानमंत्री जी या जितने भी राजनेता राजनीतिक दल सबकी मैं बात करूं, हर आदमी नौजवानों की बात करता है, हर आदमी नौजवानों की बात करता है। नौजवान को क्या चाहिए? शिक्षा। नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार। नौजवान को क्या चाहिए? स्वास्थ्य। अगर इन तीनों चीजों पर हम रोजगार पर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम शिक्षा पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। अगर इस देश का डेवलपमेंट करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब हम शैक्षणिक चीजों में ज्यादा मजबूती से करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम ज्यादा मजबूत करेंगे, उस पर बजट ज्यादा देंगे तो हम बढ़ेंगे। शिक्षा का बजट कम हो रहा है, सेना का बजट कम हो रहा है, हर चीज का बजट कम हो रहा है, जा कहां रहा है सवाल। और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहता हूं कि इस देश में जब भूखमरी आई, खाने की स्थिति नहीं रही, उस दौर में भी अंबानी साहब 6ठे से 5वें पे आ गए, 5वें से हो सकता है 4थे पे आ जाए, और यहाँ पर लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। सवाल इस देश का नौजवान पढ़ लिख के करेगा क्या? जब रोजगार नहीं पाएगा, वो रोजगार उसको नहीं मिलेगा तो करेगा क्या? और मैं विनम्रता से कहता हूं, आज जो स्थिति है देश या प्रदेश की, अराजकता की जो स्थिति है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको नौजवानों को कहीं दिशा देनी पड़ेगी, नौजवानों को कहीं रोजगार देना पड़ेगा। नहीं जो तमाम सारी चीजें हो रही जो कहते यहाँ ठीक नहीं रहेगा, वो कहीं न कहीं दिशा में जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस देश का जो नौजवान है वो सही दिशा में जाए, और उसका एक ही वक्त है कि पढ़ने लिखने के बाद उसके हाथ में रोजगार हो, जो हो नहीं पा रहा। दूसरी चीज, अगर कह रहे हैं तमाम सारे लोग बार बार कह रहे हैं घाटेगा घाटेगा, अगर कोई चीज घाटे की है, कोई भी कंपनी, बीएसएनएल को ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए, डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, अगर घाटे का है तो कंपनियां जो लाभ हानि के लिए आती हैं वो घाटे का सौदा क्यों लेंगी? और अगर फायदे का है तो आप बेच क्यों रहे हो? और मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, सबसे ज्यादा देश में कृषि घाटे में चल रही है, कोई उद्योगपति कृषि को घाट क्यों नहीं ले रहा है, या सरकार कृषि को क्यों नहीं दे रही? क्योंकि सरकार को पता है, उद्योगपतियों को पता है कृषि घाटे का सौदा है, वहां नहीं जा रहे। रेलवे चल रहा है उसको हम चलाएंगे, जो चल रहा है उसको हम चलाएंगे। हम कहते, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के जो भी उद्योगपति देश हित में सोच रहे हैं उनको कृषि को आप दे दीजिए, कृषि में वो पैसा लगाए और कृषि में रोजगार के तमाम सारे साधन बढ़ेंगे। कृषि एक ऐसा एरिया है जहाँ घाटे का जरूर है, लेकिन अगर सरकार और उद्योगपति उस पर काम करे तो रोजगार का एक बड़ा माध्यम खुल सकता है। वो अपनी एक अलग बात है विजय जी। विवेक भाई, ये जो शैलन जी कह रहे थे, जो विजय जी कह रहे थे, इसके साथ एक दर्शक है अभिनव श्रीवास्तव, वो एक सवाल उठा रहे हैं कि व्हेन पीपल से दैट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर मोर एफिशिएंट एंड मोर यूजर सेंट्रिक देन व्हाट, तो कहीं ये भी बात है। उत्कर्ष जी, आप खुद अपना एक बड़ा मीडिया का वो चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह काम करने वाले लोग भी होते हैं, हर जगह ऐसे लोग भी होते हैं कामचोर होते हैं। इट इज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, हर जगह कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सीडिंगली वेल काम कर रहे होंगे, अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे,
लेकिन वहां उसी जगह पे एक लॉट कुछ कामचोरों का भी होता है जो काम नहीं करना चाहते, उन्हें काम आता नहीं है, ये काम में उनकी रुचि नहीं है। तो ये मैं मानने तैयार नहीं हूं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा मेहनतकश लोग होते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन दोनों चीजों में फर्क क्या है कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंक्रीमेंट उतना ही लगेगा, आप काम करें चाहे आप ना करें। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन देते हैं, इसलिए शायद वहां पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है काम करने, और ये फर्क दिखता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो एक कॉमन लेवल फील्ड की भी बात होनी चाहिए ना। अब सरकारी बैंक वाला जनधन खाता खुलवाने में लगा रहता है, प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि मिनिमम आपका 5,000 10,000 रुपए होना चाहिए, नहीं तो आप पे जुर्माना लगेगा। तो उनका आप एक देखिए कितना बड़ा बेस है सरकारी बैंक्स का जिसको केटर करते हैं, और यहाँ एक बहुत छोटा सा बेस है, इसलिए आज के यंग एग्जीक्यूटिव्स को प्राइवेट बैंक्स उनकी सेवाएं ज्यादा अच्छी लग रही हैं। ये इतना सा फर्क है। ठीक है दुबे जी, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम चल रहे हैं और कुछ जनता के सवाल भी हैं। रणवीर सिंह कह रहे हैं कि बिजली विभाग को प्राइवेट करने पर क्रॉप सब्सिडी का क्या होगा, आम जनमानस ही प्रभावित होगा। तो अब हमको एक बात, ये आखिरी दौर में हम इस चर्चा के हैं, तो हमको ये समझना होगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो क्या क्या फर्क आम आदमी पर पड़ने वाले हैं और क्या क्या फर्क रोजगार जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाले हैं। तो पहली टिप्पणी आपकी, फिर विजय जी। देखिए, बिजली के क्षेत्र में जहां तक सवाल है, इसी महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 रख दिया है, और उस बिल में यह कहा गया है सब्सिडी और क्रॉप सब्सिडी समाप्त की गई, लागत से कम मूल्य पर किसी को बिजली नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने जो ARR सबमिट किया है उसमें ₹7.90 प्रति यूनिट बिजली की लागत बताई है। 16% ROR मिलना चाहिए कंपनी एक्ट के अंतर्गत, अर्थात 10 रुपए से कम की बिजली किसी को नहीं मिलेगी। तो निजी क्षेत्र का पहला तो ये होने वाला है। दूसरी बात, कितने उनकी सर्विस जो है पब्लिक जनोन्मुखी है, उसका उदाहरण अस्पताल है। निजी क्षेत्र के अस्पताल 18 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं आज कोविड महासंक्रमण के दौरान। जब त्योहार आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, तो यहाँ से दिल्ली का और दिल्ली से मुंबई का 35-35 हजार रुपए प्राइवेट एयरलाइंस की कंपनियां चार्ज करती हैं। कितनी जनोन्मुखी हैं प्राइवेट कंपनियां, क्या ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? ये दूर के ढोल सुहावने वाली बात भी नहीं है, यह तो सामने सामने दिखाई दे रहा है कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए नहीं, लूट के लिए काम कर रही हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र केवल जनहित में काम कर रहा है, जो इस महामारी के दौरान, इस आपात स्थिति के दौरान बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ गया है। इस बात को मैं बलपूर्वक करना चाहता हूँ। ठीक, आराध्या पांडे कह रहे हैं कि निजीकरण एक व्यक्तिगत संपत्ति का विषय तो हो सकता है, पर देश के स्तर पर अर्थात समूह में ये केवल बर्बादी ही साबित करेगा। विजय जी, आपका आखिरी कमेंट हम लेना चाहेंगे कि जो लोग भी इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो LIC में काम कर रहे हैं, जो रेलवे में काम कर रहे हैं, जो BSNL में काम कर रहे हैं, जो भारत पेट्रोलियम में काम कर रहे हैं, जो लोग भी हैं जो PSUs में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, ऐसे मौके पे वो लोग जो 45 से 50-55 की उम्र के लोग हैं, अगर उन्हें VRS लेना होगा, अगर उन्हें नौकरी उनकी अलग नए नियमों के तहत कंटिन्यू नहीं हुई, तो उनकी स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाएगी। और जो तर्क सरकार दे रही है कि 50 साल के ऊपर के लोग काम करने की स्थिति नहीं है, इस आधार पे हम चीजों को करेंगे, दुख की बात यह है और हंसी भी आती है, जो लोग आदेश जारी कर रहे हैं वो खुद 50 से ऊपर हैं, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों और चाहे जिन अधिकारी को बैठे हुए लोग हैं। मतलब वो अधिकारी, वो शासक के लोग, वो मंत्री मुख्यमंत्री आदेश जारी कर रहे हैं जो खुद 50 से है। मैं कहता हूं अगर उनके कार्य क्षमता नहीं काम करने की, अगर वो एक सीट या अपनी पोस्ट पे काम नहीं कर सकते, अपने विभाग में काम नहीं कर सकते, तो वो मापदंड सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, वो मापदंड सब जगह होना चाहिए कि 50 के बाद क्षमता कम हो जाती है सबकी, तो फिर इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 50 के बाद क्यों बनेगा? और दूसरा सवाल, जो 50-45 का जो एज ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
उसका बच्चा शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा टॉप पे खड़ा होता है, उसकी शादी ब्याह बहुत टॉप पे होती है, मतलब जो सामाजिक जिंदगी उसकी बड़ी जिम्मेदारियां शायद उसी ग्रुप पे आती है 50 के आसपास। और उस दौर में आप ये कह रहे हो कि आपको हटाया जाएगा। आप कल्पना करें, हम चाहे जिसमें हो, रेलवे में हो, ऑडियंस फैक्ट्री में हो, हम यहाँ स्टेट के कर्मचारियों में हो, कोई भी व्यक्ति अगर असुरक्षित महसूस करेगा अपने को, हर वक्त आप असुरक्षित महसूस कराएंगे तो वो अपना बेस्ट कैसे दे पाएगा? एक बड़ा सवाल है। अगर हर समय, अगर कहीं भी कोई आदमी, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, अगर आदमी महसूस हो कि मुझे कल हटा दिया जाएगा, वो कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा? और दूसरा एक सवाल आ रहा है कि आप इस आधार पर, मैं गलत का सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आप एक कॉमन रूल बना लीजिए कि 50 के ऊपर अगर नहीं होगा, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये नियम बनाने वाले पहले उसको अपने पर लागू करें। दूसरा सवाल आ गया, जो एक सवाल जो और बड़ा आ रहा है, जिससे ऑडियंस फैक्ट्री का में तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, रेलवे से तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं आज के कर्मचारियों की मनोदशा मैं बता दूं, हिंदुस्तान के कर्मचारियों की मनोदशा सब असुरक्षित, असहज और गलत और महसूस कर रहे हैं। और अगर इस देश का, जब कोरोना जैसे टाइम पर जब कर्मचारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया अपने जीवन काल, आप सोचो, कल्पना करिए, आप एक डॉक्टर पता है कि आपको ये कोरोना महामारी से पीड़ित है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट, उसका इलाज कर रहा है। एक स्वास्थ्य कर्मी को पता है, एक नर्स को पता है, एक पुलिस वाले को पता है, फिर भी वो जुटा है। क्यों? सरकारी नौकरी के साथ उसके अंदर भी देश का कहीं न कहीं भाव है कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। आप सर्वश्रेष्ठ दौर में उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, आश्चर्य की बात है। विवेक भाई, बिल्कुल कार्यक्रम खत्म है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में दर्शक जुटे हुए हैं, लगातार जुटे हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। राहुल सिंह कह रहे हैं निजीकरण का प्रयास केंद्र सरकार की विफलता का बड़ा सबूत है। और वीरेंद्र सक्सेना का कहना है कि अगर हो सके तो ये डिबेट सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री कार्यालय और पीएमओ में जरूर दें, जिससे हम ही नहीं देश के चलाने वाले जाने की सरकारी कर्मचारी ही आपातकाल में काम आते हैं। वीरेंद्र जी और आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल जुबली टीवी पर आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग प्रोग्राम खत्म होने के 10 मिनट बाद ही देख लेंगे। और हमारी जिम्मेदारी तो जो है वो अपनी जगह पे है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको लगता है कि पीएमओ को भेजना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सीएम ऑफिस को भेजना चाहिए, दूसरे जिम्मेदारों को भेजना चाहिए, तो इसका लिंक कॉपी कीजिए, ट्वीट कीजिए, उनको टैग कीजिए और उनके पास भेजिए। जितने ज्यादा लोग भेजेंगे वो माना जाएगा कि वो उतने ज्यादा लोगों की आवाज है। बतौर मीडिया कर्मी, बतौर एक समाचार माध्यम, हमारी भूमिका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की है। और अगर आपको लगता है, अगर आप इन बातों से सहमत हैं, तो निश्चित इस लिंक को कॉपी कीजिएगा, ट्विटर पे जाइएगा, पीएमओ का ट्विटर हैंडल आपके सामने है, जिस प्रदेश में आप हैं उसके सीएम का ट्विटर हैंडल आपके सामने है, आप उसको जरूर सर्कुलेट कीजिएगा। विवेक भाई, फाइनल कमेंट कि क्या गवर्नमेंट अब इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो गई हैं? आखिरी ये रास्ता है? देखिए, ऐसा है कि ये इस समय एक कोरोना काल में ये रास्ता निकाला जा रहा है। मैं कहूँगा अभी रेलवे के एक बहुत बड़े नेता हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी कुछ दिन पहले रेलवे को लेके। तो मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे सवाल पूछा शो पे ही कि भाई साहब ये बताइए कि इतना लैंड बैंक रेलवे के पास पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं की कि इस लैंड बैंक को यूज किया जाए, यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने, मल्टीप्लेक्सेस बने, ये सब चीजें हो ताकि इसको मोनेटाइज किया जा सके? मिश्रा जी का जवाब ये था कि हम कई बार इस बात को अलग अलग लेवल्स पे, सीनियर लेवल तक उठा चुके हैं, लेकिन सरकार इस पे कुछ करना नहीं चाहती है। अब सरकार क्यों नहीं करना चाहती है, ये मेरे ख्याल से मुझे हमारे दो मित्रों को जो हमारे साथ बैठे हैं और आपको ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको सब मालूम है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग कुछ जल्दी कमेंट्स दिखा दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं। सुधाकर जी धन्यवाद दे रहे हैं हम लोगों को इतनी जब महत्वपूर्ण बहस कराने के लिए। सुधाकर जी धन्यवाद का इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ये बतौर पत्रकार हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता की आवाज को लाना ही सामने हमारा काम है। और हम लोग रूटीन के पॉलिटिकल बहस में जाते नहीं है। अगर आप जुबली टीवी के प्रोग्राम्स देखेंगे, एडिटर्स टॉक देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं। गुस्सा बहुत है लोगों का
सौरभ श्रीवास्तव का कमेंट आ रहा है कि इसकी जिम्मेदारी मंत्री और लोगों पर डालनी चाहिए। मोहम्मद सलीम अंसारी कह रहे हैं कि अभी तक लुटेरे विदेशी थे, अब निजीकरण के माध्यम से देशी लुटेरे मुसीबत बन जाएंगे। बहुत सारे, और शैलेंद्र दुबे जी और विजय कुमार जी को बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं बात रखने के लिए। लेकिन वक्त की थोड़ी पाबंदी है दोस्तों, चर्चा खत्म नहीं हुई है, रुक भले गई है। कुछ दिन बाद कुछ नई हलचल होगी तो हम फिर आपके सामने हैं, क्योंकि बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी हम बात ही नहीं कर पाए, उस पर भी बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए ट्विटर पर हमारे साथ @jubilee_post पर, और महत्वपूर्ण विश्लेषण वाली खबरों को पढ़ने में अगर आपकी रुचि है तो हमारी वेबसाइट www.jubileepost.in पे जरूर जाइए, जहां आपको गंभीर खबरें मिलेंगी, भरोसेमंद खबरें मिलेंगी। और YouTube के हमारे चैनल जुबली टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। विवेक जी, शैलेंद्र जी, विजय कुमार बंधु जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आज समय कम था, चर्चा बहुत लंबी है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक आध रोज बाद, 2-3 रोज बाद फिर बढ़ाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये विषय आम आदमी के बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा अगर है तो वो बना रहे और सरकार तक उनकी बात जरूर पहुंचे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार आपको।